मोहपुर गांव के गहरे जंगल के बीचों बीच स्थित चंद्रेश्वर महादेव मंदिर, जो वर्षों से सुनसान पड़ा था, अपने भीतर कोई अनकही दहशत समेटे हुए था। वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते थे कि उस मंदिर में एक यक्षिणी का वास था। कहा जाता था कि कई सालों पहले इस चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में एक शक्तिशाली साधु तपस्या करते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो साधु न केवल शक्तिशाली था, बल्कि उतना ही बुद्धिमान भी था। उसका रंग रूप कदकाठी किसी क्षत्रिय से कम नहीं था, इसीलिए कई लड़कियां उसे मन ही मन पसंद किया करती थीं। उसी समय एक यक्षिणी वहां प्रकट हुई, जो उसकी सिद्धियों को पाना चाहती थी। मोहपुर गांव के अद्वितीय और सामान्य गंधार साधु को मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सच सुना था मैंने, आपकी तपस्या वाकई में कठिन है, इतनी कि कोई इसे भंग नहीं कर सकता। लेकिन आज आपको ये तपस्या खंडित करनी ही होगी। आपके इस ज्ञान और शक्ति ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया है। मैं आपसे आपका ज्ञान और शांति प्राप्त करना चाहती हूँ। यक्षिणी की बातें वो साधु यानी कि गांधार सुन रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी तपस्या खंडित नहीं होने दी। वो अपनी तपस्या में अडिग रहा। मूर्ख साधु, किस मिट्टी का बना है तू? तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? अब ये यक्षिणी तुझे छोड़ने नहीं वाली। यक्षिणी ने क्रोध में अपनी जादुई शस्त्रों से साधु पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन साधु ने अपनी शक्ति से उसे उसी मंदिर में कैद कर दिया। कैद यक्षिणी ने अपने हुए अपमान की वजह से खुदकुशी कर ली, लेकिन मरते समय यक्षिणी ने पूरे मोहपुर गांव को एक भयानक श्राप दिया। हर पूर्णिमा की रात मैं जीवित होऊंगी, और जो भी पुरुष मेरे मंदिर में आएगा वो मेरा शिकार बनेगा। तब से हर पूर्णिमा की रात को इस मंदिर से एक स्त्री की अजीबोगरीब हंसी, चीखें और दर्दनाक सिसकियों की आवाज सुनाई देती थी। शाम हो चुकी थी, सारे गांववासी आरती में शामिल हो चुके थे कि तभी आसमान में बिजलियां जोर से कड़कने लगी और जोर और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? अचानक बारिश होने लगी और ये हवा, लगता है तूफान आने वाला है। सारे गांव वाले एकदम से घबरा गए और बारिश से बचने के लिए यहाँ वहां भागने लगे। कोई मंदिर में ही रुक गया तो कोई अपनी गाड़ी में बैठकर घर जाने लगा कि तभी अजय बेटा, तू कहाँ जा रहा है? घर नहीं चलना? अरे माँ, वो मैं शरद के साथ उसकी मोटरसाइकिल से घर आ जाऊंगा। आप सब चले जाइए। मोटर बाइक क्यों? नहीं नहीं, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। तू अभी के अभी हमारे साथ चलेगा, चल। अरे माँ, इतने महीने बाद गांव आया हूँ, दोस्तों से मिलना है मुझे। देख, आज पूर्णिमा की रात है। आज देर रात तुझे इस मंदिर के आसपास नहीं घूमना चाहिए। तू नहीं मानता, लेकिन वो यक्षिणी पुरुषों का खून पी जाती है। बस हमें कुछ नहीं सुनना, तो चल हमारे साथ, चल। अरे माँ, अब कहाँ उस यक्षिणी की कहानी को सच मान रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है इस मंदिर में, और आपको इतना ही डर लग रहा है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा घूमने। बस थोड़ा समय दोस्तों के साथ बिताकर मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन जल्दी घर आ जाना। मंगला को समझाने के बाद अजय और शरद बाइक पर बैठकर घर की ओर चल पड़े, लेकिन शरद की बाइक एक सुनसान रास्ते पर बंद पड़ गई। अरे यार, इसे भी अभी बंद पड़ना था। अब क्या करें? इस सुनसान रास्ते पर तो कोई मदद करने वाला भी नहीं मिलेगा। हाँ वो तो है, वैसे हाँ, नजदीक पहुंच चुके हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं गांव जाकर किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ। तू तब तक बाइक के साथ यहीं रुक, ठीक है? हाँ ठीक है। शरद की सलाह मानकर अजय उसी सुनसान जगह पर रुक गया। बारिश काफी तेज हो रही थी और चारों ओर शांति और अंधेरा था। शरद की राह देखते देखते अजय को काफी देर हो चुकी थी। हे भगवान, ये शरद कहाँ रह गया? एक तो ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, और ऊपर से मैं पूरी तरह से भीग चुका हूँ।
अजय बेचारा लगातार हो रही बारिश की वजह से परेशान हो चुका था। तभी उसे रास्ते के किनारे दूर एक टिमटिमाती बत्ती दिखी। अरे ये क्या है? अजय ने अपनी आंखें पोंछकर उस ओर देखा तो उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। ये तो एक झोपड़ी है। अच्छी बात है, जल्दी वहां जाता हूँ और थोड़ी देर वहां आराम करता हूँ। अजय भागता हुआ उस झोपड़ी के पास गया। जैसे ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी, उसने देखा कि एक बड़ी ही खूबसूरत महिला उसके सामने खड़ी थी। जी, आप कौन? अजय उस महिला को देखते ही मानो मंत्रमुग्ध हो चुका था। उसकी आवाज किसी मदिरा से कम नहीं थी। कहाँ खो गए आप? नहीं, कुछ नहीं। वो बस दरअसल मेरी बाइक बंद पड़ गई है। बहुत देर से मदद के इंतजार में था, लेकिन इस सुनसान जगह पर कोई है ही नहीं। तभी मेरी नजर यहाँ आपकी झोपड़ी पर पड़ी। सोचा बारिश के रुकने तक थोड़ी देर आराम कर लूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बाइक के पास। ये क्या बात हुई? अभी तो आपने कहा ना बारिश बहुत तेज हो रही है और कोई मदद के लिए मिल नहीं रहा, तो फिर वापस क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप अकेली हैं और देर रात आपके यहाँ मेरा रुकना सही नहीं। खामखा आपको तकलीफ होगी। मेरी तकलीफों की चिंता आप मत कीजिए। वैसे भी मैं कुछ पलों की ही मेहमान हूँ। कल से मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। सच? अजीब बात थी। न जाने क्यों उस अनजान महिला की बात सुनकर अजय थोड़ा सहम गया था। वो महिला कल से यहाँ पर नहीं रहने वाली थी। न जाने क्यों इस बात से अजय को काफी फर्क पड़ा था, लेकिन उसने ये बात उसके सामने जाहिर नहीं होने दी। वो उस महिला के साथ अंदर चला गया। अंदर जाते ही उस अनजान महिला ने अपने शरीर पर ओढ़ी हुई शॉल उतारकर बिस्तर पर रख दी। उसका बदन किसी नायाब मूर्ति से कम नहीं था। गेरुआ रंग, चांदी के गहने, भारी घाघरा और जिस्म से चिपकी उसकी चोली अजय को उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। अजय का ध्यान तो उसके ऊपर से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्या हुआ? आप कुछ बोल नहीं रहे, बस शांति से घर देख रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वो कुछ सोच रहा था। वैसे आपका नाम क्या है? अजय ने जैसे उससे उसका नाम पूछा, वो शांत हो गई। अजय के सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। आखिर वो उसे बताती भी क्या कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि यक्षिणी है। उसने जैसे तैसे बात बदल दी। मेरा नाम जान के आप क्या करेंगे? क्यों ना आप मेरी बनाई हुई ये मदिरा चखें? मदिरा? यानी कि शराब? आप शराब बनाती हैं? हमारा खानदानी पेशा है ये। ठीक है फिर। अजय ने जैसे ही यक्षिणी की दी हुई शराब पी, उसके होश उड़ गए और वो बड़ी ही अजीब और बहकी बहकी बातें करने लगा। क्या कहा तुमने? हमारा रूप, हमारा बदन गरम पिघलता सोना है? सही सुना तुमने। पिघलता सोना जो इस बरसात की रात को भी गर्म कर रहा है। लगता है हमारी इस मदिरा का नशा कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। नहीं, ये मदिरा का नशा नहीं है, ये तुम्हारा नशा है। तुम्हारा। सच, मैंने ऐसी खूबसूरती आज तक नहीं देखी। ऐसी यानी कैसी? ऐसी खूबसूरती जिसे देखकर पाने के लिए दिल जले, बाहों में भरने का मन करे। अजय की बात सुनकर यक्षिणी खुश हो चुकी थी। उसे दिख रहा था कि उसका शिकार पूरी तरह से उसकी जाल में फंस चुका था, जिसका फायदा उसने उठाया। और तभी अचानक यक्षिणी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। वो एक विकराल आकृति में बदल चुकी थी। उसकी लाल जलती हुई आंखें, उसके जबड़े से टपकता खून और लंबे धारदार नाखून जो अब अजय की ओर बढ़ रहे थे। ये सब क्या है? तुम कौन हो? मैं यक्षिणी हूँ जो हर साल पूर्णिमा के दिन अपना शिकार ढूंढती है, और इस साल तुम मेरा शिकार हो, समझे? नहीं नहीं, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। लेकिन उस यक्षिणी ने उसकी एक ना सुनी। उसने अजय का गला पकड़कर उसे पटकना शुरू कर दिया। अजय के सिर से खून बहने लगा।
उसकी छाती से उसका दिल बाहर निकाल दिया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगले दिन सुबह गांव वालों को अजय की लाश के टुकड़े उसी सुनसान जगह पर मिले और उस हर टुकड़े पर शिकार शब्द कुरेदा हुआ था, जिससे लोग समझ चुके थे कि अजय की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि वो यक्षिणी का शिकार हुआ था। ये समय मध्य रात्रि का था। माधव अपनी कार से रंगपुर रोड से गुजर रहा था। अगर 10 बजे से पहले मैं घर नहीं पहुंचा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। स्पीड बढ़ा देता हूँ। उसने एक्सेलरेट और तेज दबा दिया। तभी एक लड़की जंगल की तरफ से एक कच्चे रास्ते से भागती हुई उसकी कार के सामने आ गई। ओह शिट! उसने ब्रेक लगाए, लेकिन तब तक उसकी कार उस लड़की को ठोक चुकी थी। माधव अपनी कार से उतरा और उसको देखने लगा। वो लड़की दिखने में काफी खूबसूरत थी। उसके माथे पर चोट आई थी और वो पूरी तरह से अपने होश में नहीं थी। हे भगवान, इसे कुछ हो गया तो मैं बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगा। क्या करूं? माधव ने उस लड़की को अपनी कार में बिठाया और उसको एक क्लिनिक पर ले गया। इनके सिर पर बहुत जोर की चोट आई है। मैं दवाइयाँ दे रही हूँ, लेकिन फिर भी आप इनका सिटी स्कैन करवा लीजिएगा। डॉक्टर से दवाई लेने के बाद माधव उस लड़की को क्लिनिक से बाहर ले आया और उससे पूछा, माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें चोट आ गई। तुम बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है। ये सुनकर माधव टेंशन में आ गया। अगर पुलिस को ये बात बताई कि मेरी कार से टकराने के बाद इसकी याददाश्त चली गई है तो पता नहीं मुझ पर कौन कौन से चार्जेस लग जाएंगे। इसको घर लेकर जाना ही सही रहेगा। माधव अब उस लड़की को लेकर घर आया और उसे एक कमरा दे दिया। सुनो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम यहाँ रह सकती हो और मैं तुम्हें छाया कहकर बुलाऊंगा, ठीक है? ठीक है। ये सुनकर माधव अपने कमरे में चला गया। हे भगवान, ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए बस। तभी उसको कई कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। ये कुत्ते आज मुझ पर इतना भौंक क्यों रहे हैं? कार के पीछे भी इसी तरह भाग रहे थे। उसने खिड़की बंद कर ली और अपने कानों पर हाथ रखकर सो गया। उसके कुछ देर बाद छाया, जो कि अभी तक अपने कमरे में बैठी थी, अचानक से उसके शरीर में दर्द होने लगा। नहीं छोड़ूंगी। उसने अब खिड़की के बाहर कदम बढ़ा दिया, लेकिन वो नीचे नहीं गिरी थी। वो किसी छिपकली की तरह दीवार पर चलती हुई नीचे पहुंच गई। कुत्ते के सामने जाकर उसने उसे गुस्सैल नजरों से घूरा और फिर उसके बाल लंबे होकर कुत्ते की गर्दन पर लिपट गए। कुछ ही देर में कुत्ते का शरीर पूरी तरह से नीला पड़ गया और उसने दम तोड़ दिया। अब छाया के शरीर का दर्द खत्म हो चुका था। वो वापस अपने कमरे में पहुंच आई। सुबह हुई तो माधव उठा और किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगा। बेचारी बहुत भूखी होगी, कल भी मैंने उसे ऐसे ही सुला दिया था। उसने ऑमलेट और जूस एक ट्रे में रखा और उसके कमरे की तरफ चल दिया। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, सामने का मंजर देखकर वो हैरान रह गया। छाया अपने बालों को कैंची से काट रही थी, जो कि रात के हिसाब से बहुत लंबे हो चुके थे। अरे, तुम्हारे बाल एक रात में इतने लंबे कैसे हो गए? पता नहीं, मेरे बाल तो इसी तरह तेजी से बढ़ते रहते हैं। शायद तुमने बचपन में आंवले ज्यादा ही खाए होंगे, तभी बालों की ग्रोथ अच्छी है। ये सुनकर वो भी हंस पड़ी और नाश्ता करने लगी। जितने में उसने नाश्ता किया, माधव उसी को निहारता रहा और फिर बोला, चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखाने ले जाना है। अगर मैं आपको परेशान कर रही हूँ तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपके घर से चली जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे सर पर चोट आई है तो उसका ट्रीटमेंट तो करवाना पड़ेगा ना।
माधव ने उसको कार में बिठाया और डॉक्टर निशी के पास लेकर गया। डरना मत छाया, इसमें बस 5 मिनट लगेंगे। निशी ने छाया को मशीन के स्ट्रेचर पर लेटाया और उसका ब्रेन स्कैन किया गया। मॉनिटर स्क्रीन पर जब निशी की नजर पड़ी तो न जाने क्यों उसके चेहरे का रंग सा उड़ गया। उसकी आंखें खौफ से फटी रह गईं। क्या हुआ डॉक्टर? कुछ नहीं माधव, अब तुम इन्हें ले जा सकते हो। कल सुबह रिपोर्ट्स आते ही मैं तुमको कॉल कर दूंगी। माधव छाया को अपने साथ घर वापस ले आया। रात के तकरीबन 11 बजे तक छाया के बाल फिर से थोड़े लंबे हो गए और फिर से उसके बदन में दर्द होने लगा। वो आज भी खिड़की से बाहर जाने के लिए तैयार थी। वो जमीन पर मुश्किल से रेंगती हुई खिड़की की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी माधव कमरे में आ गया और उसको दर्द में तड़पता देखकर परेशान हो गया। अरे छाया, क्या हुआ तुम्हें? जमीन पर क्या कर रही हो? माधव ने उसको बेड पर लिटाया। उसके बाद उसने उसकी कमर पर पेन किलर लगाया। छाया को उसका स्पर्श अच्छा लग रहा था और उसके दिल में माधव के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था। उसने अचानक से माधव को अपने करीब खींच लिया और वो दोनों एक दूसरे में खो गए। कुछ देर बाद माधव सो चुका था। वो दोनों बेड पर थे और अब छाया के शरीर में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो उसी तरह खिड़की से बाहर निकल गई। इस टाइम डॉक्टर निशी अपने कमरे में बैठी हुई किसी सोच में डूबी थी। किसी इंसान का दिमाग ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो दिखने में एक आम लड़की जैसी लगती है। तभी उसको महसूस हुआ कि उसकी खिड़की पर कोई दस्तक दे रहा है। मैं 3rd फ्लोर पर हूँ, फिर खिड़की पर कोई कैसे नॉक कर सकता है? उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो खिड़की खोल कर देखे। तभी अचानक से खिड़की का कांच टूटा और छाया अंदर आ गई। निशी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। तुम यहाँ खिड़की से कैसे आ सकती हो? छाया उसको खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। उसके बाल काफी लंबे हो चुके थे। वो निशी के करीब गई और उसके बालों ने निशी को किसी सांप की तरह जकड़ लिया। निशी का शरीर पूरी तरह से नीला पड़ गया और उसने दम तोड़ दिया। अब छाया को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। वो फिर से घर पहुंची और माधव के बराबर में जाकर सो गई। सुबह माधव जब उठा तो छाया उससे लिपट कर सो रही थी। ये देखकर माधव का चेहरा खिल उठा। अब ये दोनों एक साथ पति पत्नी की तरह रहने लगे। रोजाना रात में छाया अपने बालों को काटा करती थी और माधव भी इस बात को लाइटली लेने लगा था। अब इस शहर में रोजाना किसी न किसी इंसान की मौत होने लगी। धीरे धीरे 3 महीने गुजर गए और छाया का पेट काफी बढ़ गया था और अब छाया मां बनने वाली थी। ये सुनकर माधव हैरान रह गया और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। वो सारी बातें बाद में कर लेना, मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगी। माधव ने उसके दर्द को समझा और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। इन्हें जल्दी स्ट्रेचर पर डालो। कुछ डॉक्टर्स उसको स्ट्रेचर पर डालकर वार्ड में ले गए। तकरीबन 10 मिनट के बाद डॉक्टर बाहर निकले। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। ये सुनकर माधव को बहुत खुशी हुई और वो वार्ड में दाखिल हुआ। उसने देखा कि पालने में उसकी नवजात बच्ची लेटी हुई है। मेरी प्यारी बेटी। उसने उस बच्ची को चूम लिया और बेड पर पड़ी छाया को भी बहुत प्यार किया। अगली सुबह वो उन दोनों को घर ले आया। मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए ना अपनी एक फ्रेंड को बुला लेता हूँ। उसने रिया, जो कि उसकी अच्छी दोस्त थी, उसे घर बुला लिया। तुम फिक्र मत करो और आराम से ऑफिस जाओ। मैं छाया और तुम्हारी बच्ची दोनों का ध्यान रखूंगी। थैंक यू रिया। ये कहकर माधव ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचने पर अब उसको फिर से वही बात याद आई।
आखिर छाया ने 3 महीने में बच्चे को जन्म कैसे दे दिया? वो असल में कौन है और उसके बालों का राज क्या है? इस बात को हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। छाया से जुड़े सारे रहस्य शायद उसी जगह पर खुल सकते हैं जहां वो मुझे मिली थी। शाम को ऑफिस खत्म करने के बाद माधव अब रंगपुर रोड के उसी कच्चे रास्ते पर पहुंचा जहां से छाया उस रात भागी आ रही थी। इस रास्ते के अंदर कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वो एक छोटे से गांव में पहुंचा जहां बैठे कुछ लोग उसकी कार को अजीब तरह से देखने लगे। माधव कार के बाहर निकला और एक आदमी से बोला, देखिए, मुझे आप लोगों से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। क्या आप लोग मुझे थोड़ी जानकारी दे सकते हैं? उनमें से एक आदमी जो कि गांव का मुखिया था वो बोला, क्या जानकारी चाहिए तुम्हें हम गांव वालों से? 3 महीने पहले क्या यहाँ से कोई लड़की गायब हुई थी? गायब नहीं हुई थी, भागी थी यहाँ से। क्या जानते हो उसके बारे में? अब माधव ने हिम्मत करके उनको सारी कहानी सुनाई। जिसे सुनकर उन सभी के चेहरे पर खौफ उतर आया और मुखिया बोला, वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है, डायन है वो। ये सुनकर माधव को झटका लगा। उसको यकीन नहीं हुआ कि वो इतने दिनों से एक डायन के साथ रह रहा था। आप ऐसा उसके बारे में कैसे कह सकते हैं? 2 साल पहले वो हमारे गांव आई थी। हमने भी उसको आम लड़की समझने की गलती की थी, लेकिन धीरे धीरे उसका असली रूप हमारे सामने आ गया था। वो एक ऐसी जहरीली डायन है जिसके शरीर में सैकड़ों सांपों से भी ज्यादा जहर है। उसके बाल रोजाना बढ़ जाते हैं, जिस वजह से उसको रोजाना अपने बालों को काट कर छोटा करना पड़ता है। और इसके अलावा रोजाना रात के समय उसके शरीर में जहर की मात्रा बढ़ जाती है और वो जहर अपने बालों के जरिए किसी दूसरे इंसान या जानवर के शरीर पर छोड़ती है। अगर किसी रात उसने ये जहर अपने बालों के जरिए किसी जीवित के शरीर पर नहीं निकाला तो ये जहर उसी की जान ले लेगा। इसीलिए उसे रोजाना किसी एक इंसान को मारना ही पड़ता है। ये सुनकर माधव की हालत ऐसी थी कि मानो काटो तो खून ना निकले। उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। उसके कांपते होठों से एक स्वर निकला, रिया उसके साथ घर पर अकेली है, कहीं आज वो रिया की जान न ले ले। गांव के लोग उससे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही वो वहां से निकल गया। वो बहुत तेज ड्राइव कर रहा था। उसको रिया की बहुत चिंता हो रही थी। जैसे ही वो घर के सामने पहुंचा तो उसे रिया की चीख सुनाई दी, छाया, छाया, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। रिया! वो अंदर गया तो रिया चीख चीख कर छाया के कमरे का दरवाजा पीट रही थी। रिया, रिया, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं छाया को क्या हुआ है। उसने अपने कमरे को बंद कर लिया और बुरी तरह से तड़प रही है। ये सुनकर माधव को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। छाया, दरवाजा खोलो छाया। मुझे यहीं रहने दो माधव, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। माधव ने अब तेज तेज लाते मारकर दरवाजा तोड़ दिया और उसने देखा कि छाया जमीन पर पड़ी तड़प रही है। उसका शरीर नीला पड़ता जा रहा है। छाया, तुम मुझे मारकर जिंदा रह सकती हो, अपना जहर मुझ पर निकाल दो। नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ माधव। मैं तुमको कैसे मार सकती हूँ?
मैं अब किसी को खत्म नहीं करना चाहती। तुम बस हमारी बच्ची का अच्छे से ध्यान रखना। ये सुनकर माधव की आंखों से आंसू निकल पड़े। छाया खत्म हो गई। माधव ने आंसू बहाते हुए पालने से अपनी बच्ची को उठाकर गोद में ले लिया, जिसके बाल अब सुबह से थोड़े ज्यादा बढ़ गए थे।